ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब हिटलर की ताकत अपने चरम पर थी। इसी समय जर्मनी देश ने नॉर्वे पर कब्जा कर लिया था और हिटलर नॉर्वे को वेस्टर्न नॉर्वेगन के नाम से पुकारता था, जिसका मतलब होता है कायर नॉर्वेगन। वहीं नॉर्वे के साथ जर्मनी के अगेंस्ट लड़ रहे सभी देशों को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं 1943 स्कॉटलैंड में ब्रिटिश फोर्स नॉर्वे के 12 सैनिकों को एक मिशन के लिए ट्रेनिंग देती है, जिस मिशन का नाम है ऑपरेशन मार्टिन रेड। दरअसल इस मिशन के अंदर इन्हें जर्मनी की खुफिया जानकारी पता लगानी है कि वो कब और कहां हमला करेंगे। सो वेलकम गाइस, स्प्रेडिंग एंटरटेनमेंट लाए आपके सामने एक कहानी जिसका नाम है द 12th मैन। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को समुद्र के किनारे खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जिसके हाथ में एक फाइल है जिस पर लाल अक्षरों से मोस्ट सीक्रेट लिखा हुआ है। और इसके बाद कहानी रिवाइंड में चली जाती है, जहां हमें जैन नाम का एक शख्स दिखाई पड़ता है जो तैरते हुए अपने साथी को पकड़कर पानी से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ पर से जर्मनी की सेना इन पर गोलियां चला रही है, मगर जैन अपने साथी को लेकर किनारे पर आ जाता है और ये दोनों एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है जैन ने एक पैर में ही जूता पहना है। वो पत्थर के पीछे से छुपकर देखता है जर्मनी के सैनिक उसके दूसरे साथियों को पकड़ लेते हैं। वो उनमें से एक को गोली भी मार देते हैं। इसी दौरान जर्मनी के सैनिक पत्थर के पीछे छुपे हुए जैन के साथी को भी पकड़ लेते हैं, मगर उन्हें जैन नजर नहीं आता। इसी दौरान जैन की नजर एक बैग पर पड़ती है, मगर उसके वहां जाने से पहले जर्मनी का एक सैनिक उसे उठा ले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैन वहां से भागने लगता है, मगर तभी जर्मन मेजर की नजर जैन पर पड़ जाती है। वो अपने सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए बोलता है। वहीं जैन दोबारा से एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और आ रहे सैनिकों को अपनी गन से मार देता है। ऐसा करके वो दोबारा से आगे भागने लगता है। तभी जर्मनी का एक सैनिक उस पर गोली चला देता है और वो गोली सीधा जाकर जैन के पैर पर लगती है। तभी जैन देखता है गोली लगने की वजह से उसका अंगूठा खत्म हो चुका है, मगर वो हार न मानते हुए आगे की तरफ बढ़ता रहता है और बड़ी ही चालाकी से गलत फुटप्रिंट बनाकर उनसे बच निकलता है। अगले सीन में हमें रात को दिखाया जाता है। जैन अपने अंगूठे से बह रहे खून को रोकने के लिए उस पर मोजा पहन लेता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के सैनिक फ्लेयर गन से आसमान में रोशनी कर देते हैं। वहीं जैन देखता है उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसको ना चाहते हुए भी तालाब के ठंडे पानी में जाना पड़ता है और ऐसा करते हुए वो पानी की काफी गहराई में चला जाता है। वहीं जर्मनी के सैनिक उसे ढूंढते हुए तालाब के पास आ जाते हैं, मगर उन्हें जैन कहीं नजर नहीं आता। तभी उनका मेजर तालाब के बर्फीले पानी में हाथ डुबोकर देखता है। वो अपने सैनिकों को बोलता है कि पानी का तापमान 0 से भी नीचे है। 5 मिनट से ज्यादा इस पानी में कोई जिंदा नहीं रह सकता। वो हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मर जाएगा और वो वहाँ से चले जाते हैं। मगर जैन पानी के किनारे पर पड़ा हुआ बुरी तरह कांप रहा होता है, मगर दोस्तों वो हार नहीं मानता और आगे की तरफ चल पड़ता है। कुछ ही दूर आगे चलने पर उसे एक बोट दिखाई देती है जिसमें 2 शख्स बैठे होते हैं और ये देखकर जैन उनसे मदद मांगता है और बोट में बैठा शख्स जैन को अपनी बोट में बिठाकर अपने घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जर्मनी के सैनिक नॉर्वे सैनिकों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनका लेफ्टिनेंट कर्नल बैग में मिले आईडी कार्डों से उनकी शक्ल मैच कर रहा होता है और उसे इनमें से एक बंदा कम दिखाई देता है। तभी वो अपने मेजर से पूछता है कि 12वां इंसान कहाँ है। मेजर उसे बताता है कि वो हमसे बचते हुए जाकर ठंडे तालाब में घुस गया, मगर पानी का तापमान इतना ठंडा था कि कोई भी इंसान उसमें 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को बोलता है कि वो मर चुका है, मगर इसी दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल उसे बताता है हम जर्मन सैनिक हैं, हम तब तक किसी को मरा हुआ नहीं मानते जब तक हमें उसकी लाश दिखाई ना दे। वो मेजर को बोलता है उसे कैसे भी जल्दी से ढूंढ निकालो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो शख्स जैन को बोट में बिठाकर सुबह होने से पहले ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है नॉर्वेगन के सभी सैनिक लॉकअप में घबराए हुए होते हैं। इसी दौरान जर्मनी के सैनिक उनके एक साथी को बिल्कुल लहूलुहान कर लाते हैं और दूसरे को ले जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये उनसे 12वें इंसान के बारे में उगलवाना चाहते हैं कि वो कहां पर है। वहीं दूसरी तरफ वो इंसान जैन को एक किनारे पर छोड़ देता है। तभी जैन को वहां एक घर दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है तो वहाँ उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है
जो उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और वो उसके पैर पर पट्टी भी करती है। तभी वो जैन को बताने लगती है कि मेरा बेटा भी नॉर्वेगन आर्मी में था, मगर जब हिटलर ने नॉर्वे पर हमला किया तो वो शहीद हो गया। वहीं वो जैन को एक मैप भी दिखाती है और उसे बताने लगती है कि तुम यहाँ से स्वीडन में जा सकते हो, यहाँ से स्वीडन का बॉर्डर ज्यादा दूरी पर नहीं है। दरअसल दोस्तों, स्वीडन देश पर हिटलर का कब्जा नहीं है। तभी वो महिला देखती है उसके घर की ओर जर्मनी के कुछ सैनिक आ रहे हैं। इसी दौरान जैन घर के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी वो सैनिक आकर महिला से पूछते हैं, क्या तुमने यहाँ किसी इंसान को देखा है? मगर वो औरत उन्हें मना कर देती है और ये सब सुनकर जैन वहाँ से स्वीडन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैन का साथी खून से लथपथ बेड पर लेटा होता है और एक जर्मन सैनिक उसके पास बैठा है। तभी वो जर्मन सैनिक एक सुई को गर्म करके उसके नाखून में डालता है, जिस वजह से वो इंसान बुरी तरह से तड़पने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये इन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर कर रहे होते हैं ताकि नॉर्वेगन सैनिक अपना मुंह खोले, मगर वो इंसान इन्हें कुछ नहीं बताता। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल ये सब देखकर मेजर को बोलता है, मुझे जल्दी से वो 12वां इंसान चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है जर्मन सेना नॉर्वे में जगह जगह रेड करते हैं, मगर इनके हाथ कोई क्लू नहीं लगता। इसके बाद दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल पकड़े हुए एक सैनिक को पानी में खड़ा कर देता है ताकि वो पता लगा सके कि एक इंसान ज्यादा से ज्यादा इतने ठंडे पानी में कितनी देर जिंदा रह सकता है, मगर वो इंसान जल्दी कांपने लगता है। दरअसल दोस्तों, नॉर्वेगन सैनिक कमजोर हो चुके हैं। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल दूसरे सैनिक को पानी में भेजता है, मगर वो भी तभी कांपने लगता है। ये देखकर आखिर में हार मानते हुए कर्नल को खुद ही जाना पड़ता है और वो पानी में 5 मिनट की बजाय 10 मिनट खड़ा हो पाता है। ऐसा करके उसे पक्का यकीन हो जाता है कि 12वां इंसान जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ जैन को दिखाया जाता है जहां वो चलते हुए एक घर के पास आता है और ये देखकर उस घर में रह रहा एक इंसान उस पर बंदूक तान देता है। तभी जैन उसे बताता है कि वो एक नॉर्वेगन सैनिक है और उसके पीछे जर्मन आर्मी लगी हुई है। ये सुनकर वो शख्स उसे घर के अंदर ले आता है। दरअसल दोस्तों, हिटलर ने नॉर्वे पर कब्जा तो कर लिया है, मगर नॉर्वेगन नागरिक उससे खुश नहीं है। वो अपने देश को हिटलर से आजाद कराना चाहते हैं। तभी वो शख्स जैन को बताता है कि जर्मन आर्मी ने ये घोषणा कर दी है कि उन्होंने पूरे 12 सैनिकों को पकड़ा है। दरअसल दोस्तों, जर्मन आर्मी ये दिखाना चाहती है कि वो सबसे ताकतवर है। वहीं आज की रात जैन इन्हीं के घर में गुजारता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जर्मन आर्मी ने पकड़े हुए नॉर्वेगन सैनिकों को एक लाइन में खड़ा किया हुआ है। वो उनसे आखिरी बार 12वें इंसान के बारे में पूछते हैं, मगर कोई मुंह नहीं खोलता और नॉर्वेगन सैनिक अपना राष्ट्रीय गीत गाने लगते हैं। ये देखकर जर्मनी के सैनिक उन पर गोलियां चला देते हैं और उन्हें वहीं एक गड्ढे में दफना देते हैं। वहीं अगली सुबह दिखाया जाता है जैन अपनी मंजिल स्वीडन की तरफ निकल पड़ता है और उसे काफी दूर चलकर एक घर दिखाई देता है जहां जैन की मुलाकात एक रिटायर्ड नॉर्वेगन सोल्जर से होती है। जैन उसे अपने बारे में बताता है। इसके बाद वो इंसान जैन की मदद करने के लिए उसे अपनी बोट में बिठाकर आगे की तरफ चल पड़ता है। वो जैन को रास्ते में एक नक्शा दिखाता है कि उसे स्वीडन की तरफ जाते हुए कहां पर बीच में आर्मी के कैंप मिलेंगे और कैसे वो इन सब से बचकर निकल सकता है। इसी दौरान उनकी बोट एक किनारे पर आ जाती है जहां नॉर्वे के नागरिक उसे अपने कंधों पर ले जाकर किनारे पर छोड़ देते हैं ताकि जैन के कपड़े न भीगे, क्योंकि उसे बर्फीले इलाके में बहुत आगे तक जाना है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल को अब अपने मेजर की बात पर यकीन हो जाता है कि जैन मर चुका है, क्योंकि दोस्तों उन्हें इतनी कोशिश करने के बाद भी जैन के जिंदा होने का एक भी सबूत नहीं मिलता और वो मौत के घाट उतरे हुए 11 सैनिकों की जगह 12 सैनिक लिखकर लेटर अपने एक सैनिक को दे देता है। दरअसल दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन उसे हिटलर को भेजनी है कि उसने कितने नॉर्वेगन सैनिकों को मारा है और चंद मिनटों में ये लेटर हिटलर के पास पहुंच भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जैन स्कीइंग करता हुआ आगे बढ़ता रहता है और कुछ ही दूरी आगे चलने पर वो आर्मी कैंप में पहुंच जाता है। इसी दौरान स्कीइंग करते हुए उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लेफ्टिनेंट कर्नल उसके पास आता है। वो जैन को बोलता है कि मुझे लगता था नॉर्वेगन बहुत अच्छा स्कीइंग करना जानते हैं और उसे ऐसा कहकर जाने देता है।
तभी कुछ देर बाद लेफ्टिनेंट कर्नल को जैन पर शक हो जाता है और वो जैन को मारने के लिए एक एयरप्लेन भेजता है। ये देखकर जैन वहां से भागने लगता है, मगर एयरप्लेन का पायलट जैन को निशाने पर लेकर गोलियां चला देता है और खुशकिस्मती से जैन बच जाता है। इसी दौरान पहाड़ की बर्फ गिरने लगती है। जैन उसकी चपेट में आ जाता है। वहीं ये सब देखकर पायलट समझ जाता है कि जैन मर गया है और वो वहां से चला जाता है। मगर दोस्तों, जैन यहाँ अभी भी जिंदा है। वो बहुत जख्मी हालत में है और अपने हाथों से बर्फ हटाने लगता है। इसी दौरान उसका नाखून उसकी उंगली से अलग हो जाता है। दरअसल दोस्तों, बर्फ में दबे रहने के कारण उसका शरीर बिल्कुल जम चुका है, मगर वो हार नहीं मानता और आगे की तरफ बढ़ चलता है, क्योंकि उसे मालूम है जर्मन सैनिक उसकी डेड बॉडी को ढूंढने यहाँ जरूर आएंगे। जैन के कुछ ही आगे चलने पर जर्मन सैनिक उसकी डेड बॉडी को ढूंढने आते हैं, मगर उन्हें जैन की बजाय जैन की टूटी हुई स्किंग स्टिक मिलती है। इसके बाद जर्मन सैनिक पास के घर में जाते हैं। वो घर के मालिक से पूछते हैं, क्या तुमने किसी शख्स को आसपास के एरिया में देखा है? इसी दौरान मैरियस को सैनिक के पीछे से एक शख्स उसके घर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है, मगर वो सैनिक को कुछ नहीं बताता। दरअसल दोस्तों, मैरियस अपने वतन से बहुत प्यार करता है, जिस कारण से उसे जर्मनी सेना दुश्मन दिखाई देती है। इसी दौरान जैन उनके घर में आ जाता है, जहाँ मैरियस की पत्नी और उसका बेटा खाना खा रहे हैं और वो जैन को इस हालत में देखकर डर जाते हैं। जैन अंदर आते ही सीधा खाने को बुरी तरह खाने लगता है और गिर पड़ता है, क्योंकि उसने 2 दिनों से खाना ही अब देखा है। इसी दौरान मैरियस और उसकी बहन, जिसका नाम गुडरन है, वो वहां आते हैं और उन्हें जैन का कटा हुआ अंगूठा दिखाई देता है। इसके बाद अगली सुबह दिखाई जाती है। जैन और गुडरन स्टोर रूम में होते हैं। तभी जैन को होश आ जाता है। गुडरन उसे बताती है कि मैंने ही तुम्हारे कल कपड़े बदले और साथ साथ तुम्हारी अंडरवियर भी बदली। वो जैन को विश्वास दिलाती है कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसी दौरान इन्हें बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। गुडरन बाहर जाकर देखती है तो उसे आज कल के मुकाबले ज्यादा सैनिक आए हुए दिखाई देते हैं और ये देखकर गुडरन घबरा जाती है। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल इनके स्टोर रूम की तलाशी लेने लगता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, वहाँ उसे पुराना सामान दिखाई देता है। तभी उसकी नजर स्टोर रूम के डेकर पर जाती है, जहाँ घास फूस रखा है। दरअसल दोस्तों, वहीं पर जैन छुपा हुआ है और जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल ऊपर जाने लगता है, इसी दौरान उसके कोट का बैच निकलकर नीचे गिर जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल उसे उठाने के लिए वापस नीचे आ जाता है। वहीं यहाँ दिखाया जाता है जैन आज भी इनकी पकड़ में आने से बच जाता है और इन्हें निराश होकर वहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। इसके बाद शाम को दिखाया जाता है मैरियस और उसका परिवार 2 स्किंग स्टिक को आपस में जोड़कर जैन को उस पर लेटाकर एक सुरक्षित जगह ले जाने लगते हैं। वो बड़ी ही चालाकी से आर्मी कैंप को क्रॉस करते हैं। दरअसल उनका एक साथी उनसे आगे चल रहा होता है, जो माचिस की तिल्ली जलाकर उन्हें आगे बढ़ने का संकेत देता है। इसके बाद ये जैन को बोट में बिठाकर एक लकड़ी के कमरे में ले आते हैं, जहां मैरियस उसे कुछ खाने का सामान और एक रम की बोतल देता है और वो दोबारा से कल आने की बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जैन की आँख खुलती है। वो देखता है लकड़ियों के बीच में से उसके कमरे के अंदर रोशनी आ रही है। वहीं उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई देती है। इसी दौरान कमरे का गेट खुलता है और एक जर्मन सैनिक आकर जैन पर हमला कर देता है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। दरअसल दोस्तों, जैन सपना देख रहा था। जैसे ही वो दोबारा से लेटता है, उसे बगल में एक जर्मन सैनिक बैठा हुआ दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों, जैन यहाँ पर बहुत डरा हुआ है। उसे डर है कि कहीं जर्मन सैनिक उसे आकर मार ना दे। तभी वो अपने पैर की ओर देखता है। उसे उसके पैर का एक अंगूठा और एक उंगली में इन्फेक्शन दिखाई देता है, जिस वजह से वो काले पड़ गए हैं। तभी जैन चाकू की मदद से अंगूठे और उंगली में फैले हुए इन्फेक्शन वाली जगह को काट देता है, जिस वजह से उसे बहुत दर्द होता है, मगर वो मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे सह लेता है। इसके बाद जैन की आंख लग जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है जैन के पास दोबारा से मैरियस और उसके कुछ साथी आते हैं। वो बोट की लकड़ी को निकालकर जैन के लिए एक स्किन ट्रॉली बनाते हैं और उस पर जैन को लेटा
उठाकर आगे स्वीडन की तरफ ले जाने लगते हैं। वो हार नहीं मानते और जैन को ट्रॉली के साथ ही पहाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं और आगे चलने लगते हैं। उसी समय इनके ऊपर एक एयरप्लेन आ जाता है, जिसे देखकर ये उल्टे लेट जाते हैं ताकि ये उनकी नजर में ना आ सके। मगर इसके बाद भी मैरियस हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ता ही रहता है। आगे चलकर वो जैन को एक पत्थर के नीचे लेटा देते हैं। तभी मैरियस जैन को बोलता है, मैं एक इंसान को जानता हूँ जो तुम्हें यहाँ से आगे बॉर्डर पार करा सकता है। मैं तुम्हारे पास उसको 2 दिन के अंदर भेज दूंगा। वो जैन को अपनी मजबूरी बताता है कि जर्मन सैनिकों ने मुझ पर बहुत कड़ी निगरानी लगा रखी है, इसलिए मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना होगा। इसके बाद मैरियस उसे हौसला देकर वहां से आ जाता है। मगर रात को पहाड़ के ऊपर की बर्फ पिघलने लगती है और वो बूंद बूंद करके जैन के चेहरे पर गिरने लगती है, जिस वजह से जैन ठंड के मारे कांपने लगता है। इसके बाद 4 दिन बाद दिखाया जाता है मैरियस सुबह सुबह अपने घर के बाहर आग जला रहा होता है। इसी दौरान उसके पास एक शख्स आता है। वो मैरियस को बोलता है, मैंने जैन को 2 दिन से वहां ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे पहाड़ पर कहीं जैन दिखाई नहीं दिया। मैरियस उसे बोलता है, क्या तुमने मेरी बताई हुई जगह पत्थर के नीचे उसे ढूंढा? मगर वो शख्स इस बात का कोई जवाब नहीं देता और ये सुनकर मैरियस कीन स्टिक लेकर जैन को ढूंढने जाने लगता है। यहाँ गुडरन उसके साथ चलने के लिए जिद करती है, मगर मैरियस उसे साथ ले जाने से मना कर देता है। दरअसल दोस्तों, मैरियस और गुडरन यहाँ जैन को लेकर चिंता में हो जाते हैं और मैरियस अपनी पत्नी के साथ पहाड़ पर जाने लगता है। वो उस पत्थर के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें वो बर्फ से ढका हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान मैरियस और उसकी पत्नी दोनों बर्फ को हटाने लगते हैं। तभी इन्हें वहाँ बर्फ के अंदर जैन दिखाई पड़ता है। मैरियस उससे बोलता है, मगर जैन उसका कोई जवाब नहीं देता। दरअसल दोस्तों, मैरियस को यहाँ समझ आ जाता है कि जैन मर चुका है। मगर जैसे ही मैरियस की पत्नी जैन की तरफ देखती है, जैन उसे हेलो बोलता है और ये देखकर ये दोनों खुश हो जाते हैं। वो जैन को वहाँ से बाहर निकालते हैं और उसे गरम गरम चाय पिलाते हैं। मैरियस जैन को बोलता है, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, ये सब मेरी गलती है। वहीं जैन उसको बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी मैरियस जैन को स्वीडन तक पहुँचाने का वादा करके वापस अपने घर आ जाता है। घर पहुंचते ही गुडरन मैरियस से पूछती है, क्या वो जिंदा है? मैरियस उसे बता देता है कि हाँ, वो जिंदा है और ये सुनकर गुडरन खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है उसी दिन 2 शख्स स्कीइंग करते हुए जैन के पास आते हैं। दरअसल दोस्तों, ये वही शख्स है जो मैरियस ने जैन को स्वीडन तक पहुंचाने के लिए भेजे हैं। इसके बाद रात के अंधेरे में ये शख्स जैन को स्कीइंग स्टिक पर लेटाकर अपनी मंजिल स्वीडन की ओर जाने लगते हैं। तभी पहाड़ का मौसम बदल जाता है और पहाड़ पर तेज तूफान आ जाता है, मगर ये लोग हार नहीं मानते और आगे की तरफ बढ़ते ही रहते हैं। अगली सुबह जैन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाता है। इसी दौरान वो शख्स से पूछता है, क्या हम स्वीडन पहुंच गए? वो शख्स जैन को बताता है, बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, इस कारण हम बॉर्डर पार नहीं पहुंच पाए और अब हम मैंडलम में हैं। जैन को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो शख्स को बोलता है, मेरा बचना एक चमत्कार के बराबर है, मगर मुझे ये नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा, इसलिए तुम मुझे जल्दी से स्वीडन पहुंचा दो। तभी वो शख्स जैन को विश्वास दिलाता है कि जैसे ही बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या कम होगी, मैं तुम्हें उसी दिन बॉर्डर पार करा दूंगा। और वो ये बोलकर दोनों शख्स गुफा से बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान जैन की आंख लग जाती है और कहानी रिवाइंड में चली जाती है, जिसमें जैन और उसका एक साथी एक नौजवान लड़के के पास जर्मनी की खुफिया जानकारी लेने जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इन्हें ये नहीं मालूम कि ये नौजवान नॉर्वेगन लड़का जर्मनी के साथ मिला हुआ है। वो इन्हें पुरानी डिटेल दे देता है। जैसे ये लोग बोट पर वहाँ से जाने लगते हैं, इसी दौरान जर्मनी के सैनिक इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इन पर अपनी बड़ी बोट से गोलियां चलाने लगते हैं, जिसे देखकर ये बोट में रखे बारूद में आग लगा देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदने लगते हैं। इसके बाद हमें कहानी के शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। जैन अपने दोस्त को बचाते हुए किनारे तक लाता है और उसके साथियों को जर्मन सैनिक पकड़ लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जैन के लिए रोजाना कोई ना कोई नॉर्वेगन अपने घर से खाना भेजता है, जैसे कि कभी मैरियस का बेटा खाना लेकर आता है तो कभी वो इंसान जो जैन को बॉर्डर पार कराने वाला है, और इस सिलसिले को चलते पूरे 2 महीने हो जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है जैन बहुत ही दुबला पतला हो चुका है
इसके बाद दिखाया जाता है एक नॉर्वेगन बुजुर्ग जैन को बॉर्डर पार कराने वाले शख्स को बोलता है बॉर्डर पर आजकल सैनिक कम हो गए हैं। और अगली ही सुबह दिखाया जाता है जैन को आज गुफा में पूरे 60 दिन हो जाते हैं। तभी वो शख्स जैन को स्कीइंग स्टिक पर लेटाकर उसे बॉर्डर की तरफ ले जाने लगता है। इसी दौरान वो जैन को वहाँ बहुत सारे जानवर दिखाता है जिसे देखकर जैन खुश हो जाता है। इसके बाद कबीले के निवासी उसे अपने जैसे कपड़े पहना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरियस और उसकी पत्नी लकड़ी के बने उस कमरे में जाते हैं जहाँ जैन ने एक रात बिताई थी। वो वहाँ जाकर वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं कि कहीं जैन ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया। इसी दौरान जर्मनी के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीले का मुखिया जैन को एक स्कीइंग बुग्गी पर लेटा देता है और वो स्कीइंग बुग्गी को एक ताकतवर जानवर से बांध देता है। वहीं कबीले का मुखिया सभी जानवरों को बॉर्डर के उस पार ले जाने लगता है और ऐसा करने से सभी जानवर बॉर्डर की तरफ चल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल उस लकड़ी के बने हुए कमरे की तलाशी लेने लगता है। उसे वहां से जैन के अंगूठे का मांस मिलता है जो इन्फेक्शन फैलने पर जैन ने चाकू से काटकर लकड़ियों के बीच में फंसा दिया था। इसी दौरान जर्मन सैनिक मैरियस और उसकी पत्नी को मारते हैं और उन्हें सच सच बोलने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार होने के कारण जैन की बुग्गी की लकड़ी जो जानवर से बंधी हुई है वो ढीली होकर निकल जाती है और बुग्गी वहीं पलट जाती है। इसी दौरान पहाड़ के ऊपर जर्मन सैनिक अपनी दूरबीन से ये देख लेते हैं। ये देखते ही वो जैन को निशाने पर ले लेते हैं मगर जैन अपने हाथों से बुग्गी को फिसलाकर चट्टान के पीछे ले जाता है और वहीं चट्टान के पीछे बुग्गी पर लेटा होता है। जैसे ही सैनिक बंदूक लेकर उसके पास जाते हैं जैन अपनी गर्दन पर अपनी बंदूक लगा लेता है। दरअसल दोस्तों उसकी बंदूक में सिर्फ एक गोली ही बची थी। उसने उसे बचाकर इसलिए रखा था कि वो आखिरी समय में उसके काम आएगी। मगर तभी जैन की नजर उसके पास खड़े जानवर पर पड़ती है जो कि उसके पास आ गया है। जैन जल्दी से जानवर से बंधी रस्सी को अपनी बुग्गी से बांध लेता है और उस बची आखिरी गोली को चला देता है। गोली की आवाज सुनकर वो जानवर तेजी से दौड़ने लगता है। इसी दौरान जर्मन सैनिक ये देखकर जैन पर गोली चलाने लगते हैं मगर उनका निशाना चूक जाता है और अगले ही पल जैन बॉर्डर पार कर लेता है। यहाँ उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों अब उसे यकीन हो गया है कि उसकी जान बच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल के पास फोन आता है जिसमें बॉर्डर पर खड़े जर्मन सैनिक उसे बताते हैं कि अभी अभी एक इंसान ने बॉर्डर पार किया है। और ये सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहीं मैरियस और उसकी पत्नी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और वहीं बॉर्डर के उस पार जैन की तरफ एक इंसान बढ़ता हुआ आता है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। समुद्र के किनारे एक शख्स खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक फाइल है जिस पर लिखा हुआ है मोस्ट सीक्रेट। दरअसल दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि जैन है। इसके बाद वो फाइल को ब्रिटिश फोर्स के आर्मी हेड को दे देता है। वहीं आखिर में जैन अपने सैनिकों को बताता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और अपनी उम्मीद के आखिरी पागलपन तक जाना चाहिए। इस घटना के बाद जैन को ब्रिटिश फोर्स का लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया और वो ब्रिटिश फोर्स में हीरो के नाम से जाना गया। जैन ने अपनी अंतिम सांस 1988 में ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।